नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मेरा उद्देश्य होता है कि वर्तमान के शासकों को, यानी सभी क्षेत्रों संस्थानों के जिम्मेदारों को, संगठनों के जिम्मेदारों को कैसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, साथ में हमारे उन पुरखों को जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से और संगठित रूप से जैसे मिसल, जत्थे, खाप आदि के रूप में उन जिम्मेदारों को जो अराजक हुए हैं, अमानवीय हुए हैं, उनको सबक सिखाया है, उनकी शक्तियाँ छीन की हैं। चाहे उसमें पोरस हो, मलिक हो जिन्होंने सिकंदर को सबक सिखाया, तैमूर को, गजनी को, गौरी को, अकबर को, औरंगजेब को, आदि आदि लोगों को इस भारतवर्ष के उन ऐसे संगठनों ने और व्यक्तिगत रूप से जैसे बिरसा मुंडा, आंध्रा में कापा नायडू, रेड्डी, महाराष्ट्र में मराठे, शिवाजी, चंद्रशेखर, बुटकेश्वर आदि आदि ने ताकतवर व्यवस्था के मालिकों को जब वे अराजक हुए तो उन्होंने अपने जैसे भी साधन थे, सीमित होने के बावजूद भी पराक्रम और साहस दिखा करके परिणामों को बदला है, व्यवस्थाओं को बदला है, परिणाम की चिंता नहीं की है। तो मैं आज उन खापों के जिम्मेदारों को, सामाजिक संगठन जिन्होंने दुनिया भर के बनाए हुए हैं, उनको मैं झकझोरने का प्रयास कर रहा हूं कि आप भी जानें और इन संगठनों के साथ लगे हुए समर्थक आंख मूंद करके अपने अपने संगठनों के मालिकों की छपास की सूचनाओं से या अन्य अन्य कुछ आयोजन करने से जो मनमुग्ध होते हो। अब विचार करो कि उस समय जब किसानी करते थे, मजदूरी करते थे, उनका एक हाथ हल पे होता था, एक हाथ में हथियार होता था, उतना उस समय वो प्रहरी होकर के अराजक लोगों को सबक सिखाते थे। आज क्या कारण है कि ये संगठन बड़े बने हैं, खापे भी बनी हैं, इनके जिम्मेदार कोई अपवाद हो तो छोड़ दें, माफ़ करें, अन्यथा सब सत्ताओं के इर्द गिर्द, अपने क्षेत्रीय नेताओं के इर्द गिर्द रह करके अपने निजी स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं। समाज में आई बुराइयां, कुरीतियां, अभावग्रस्त बच्चों की शिक्षा, शादी आदि में उनका क्या योगदान है, नगण्य दर्शन है। अभी कुछ मुझे एक खाप के सम्मेलन में जाना पड़ा, दो में एक सम्मेलन होना था, उससे पहले ही उनमें आंतरिक अंतर्कलह हुआ तो उसके समाधान में गए। तो दो आयोजन में मैंने देखा महासम्मेलन के नाम पर भाईचारा शब्द लिखा जाता है। तो मैं इस भाईचारे का अगर शाब्दिक कर दूं, भाई भाई का चारा, चारा होता है शिकार खाना, जिसका जो चारा है कोई कैसा खा रहा है, तो ये शाब्दिक अर्थ तो ये है। तो इस शब्दावली में ही तरंगे गलत है और हम इसको बार बार दुहाई देते हैं, जबकि होना चाहिए ये कि हम अपने पुरखों के द्वारा स्थापित स्वाभिमान और खुददारी के मानकों को, जिन पर हम गर्व करते हैं, उनसे इतर या उनसे उलट कहाँ जा रहे हैं, उनकी वजह से हमारे प्रतिभाएं दिशाहीन है, उनको कैसे दिशा दी जाए, ये जिम्मेदारों का धर्म बनता है। तो ऐसा कोई रोड मैप किसी के पास नहीं है। केवल और केवल जो साधन संपन्न हो चुके हैं, सर्विसेज में रह करके उन्होंने किसी अपने परिवार के व्यक्ति का भला नहीं किया है। अपवाद हो मुझे क्षमा करें, बहुतायत की बात होती है,
अगर ऐसा ना होता तो हमारे अंदर ये कुरीतियाँ, कुप्रथाएं का जड़ें गहरी ना होती जाती जो आज भी हो रही हैं। तो कोई रोड मैप नहीं है, और वो केवल उनमें लगता है कि मैं महासम्मेलन करके जनसंख्या बल दिखा करके मैं अपने आप को स्थापित कर लूं, मैं भी उस सत्ताओं के और व्यापार के और बुद्धिजीवी या नौकरशाहों के वर्ग में बैठने की जगह बना लूं, जिससे मैं अपने हित साध सकूं। नौकरी पेशा खास तौर से उनकी और व्यापार माने इनकी दिली इच्छा होती है ये, और लोग उनके साथ में इस अपेक्षा से लगते हैं कि भाई ये तो साधन संपन्न है, इनको तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि इन्हें पश्चाताप नहीं है। ये उन लोगों से सीख लें कि जिन्होंने इन यश कीर्ति के लिए अपने लोगों से मुंह मोड़ा है, समाज से मुंह मोड़ा है। वे चाहते तो उनके लोग करोड़ों प्रशंसक थे, वे बहुत बड़ा परिवर्तन करवा सकते हैं या थे, जैसे तेंदुलकर है। लता मंगेशकर का आप प्रसंग सुनिए, मनोहर पारिकर का सुनिए। लता मंगेशकर हॉस्पिटल में जब बीमार थी, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया कि मेरे पास गाड़ी, बंगले, बढ़िया महंगी साड़ी, चप्पल, जूती सब कुछ होने के बावजूद भी आज मैं एक छोटे से कमरे में हॉस्पिटल की ड्रेस में जीवन का अंतिम समय व्यतीत कर रही हूँ। तात्पर्य मेरा ये है कि उनके भाव दर्द से ये जरूर उनके अंदर आया होगा कि ये सब संग्रह करना, इसके लिए भागना मेरे लिए निरर्थक हुआ। अगर वो, जैसा मेरा अपना अनुमान है, अगर ये विचार तभी आए हैं यानी उन्होंने अपनी उस यश कीर्ति से करोड़ों प्रशंसकों के भावनाओं को केवल व्यक्तिगत रूप से लाभ कराने के लिए किया है। हालांकि वे फिल्मी दुनिया के गायकारों में सबसे सादगी भरी महिला थी, क्षमा करें, लेकिन ये शब्द इस तरफ संकेत ले जाते हैं, पारिकर के भी यही ले जाते हैं। तो मैं अन्य जिम्मेदारों को यही कहूँगा कि जब आप सफल लोग हो, आप अगर अपने बच्चों को सही स्थिति में ला चुके हो, तो अब थोड़ा सा ध्यान इस पद यश कीर्ति से हटा करके उन अभावग्रस्त बच्चों को, दिशाहीन परिवारों को, और जो कुप्रथा, कुव्यवस्था आदि से ग्रसित होकर के रसातल में जा रहे हैं, उससे हमारी नस्लों का मनोबल डाउन हो रहा है। तो इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और साथ में बंधुत्व का, जो मैं कह रहा हूँ कि हमें भाईचारे के बंधुत्व की बात करनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी राजनीतिक रूप से संस्थानों में हम अगर जिम्मेदारी के रूप में वजूद में हैं, तो हमें अपने विकास के साथ उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में आपका वजूद है, उन अन्य वर्गों के लोगों को भी समान अधिकार और समान व्यवस्था देनी चाहिए। यही न्यायप्रियता है, यही स्पष्टता है, यही निष्पक्षता है। इसका अभाव ही हमें हाशिए पर लाता है। हरियाणा का उदाहरण, जिसमें हमें कह देते हैं कि जाट, नॉन जाट, ऐसे यहाँ अन्य देशों में, प्रदेशों में मुस्लिम को कहते हैं हिंदू, नॉन हिंदू, यानी कि जाट मुस्लिम हो, जाट हिंदू करके। तो यानी कि मुस्लिम भी अपना आत्मलोकन कर लें कि आपके वंशज यहीं के हैं और यहीं पर रहना है, आप हाशिए पर आ रहे हैं। ऐसे वे लोग, जैसे हरियाणा में हम हाशिए पर, हमारे उन जिम्मेदार जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने इसका मतलब कि अपने ही लोगों को भी, अन्य वर्गों को भी पर्याप्त भागीदारी नहीं दी है। वो असंतोष आपको जाट, नॉन जाट कराने की तरफ ले जाता है। यह आत्मलोकन का विषय है। पंजाब में भी ऐसे ही हो रहा है। तो हमें अपने विकास के साथ साथ दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए और अपने वजूद में सबका सहभाग बना करके एक बंधुत्व का भाव भी देना चाहिए। नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए। तभी ये देश, ये धर्म, ये सभ्यता, ये संस्कृति एक गौरवशाली इतिहास रख सकती है। जैसे रूस का आपके सामने उदाहरण है, चाइना का उदाहरण है। छोटे छोटे देश आपसे मजबूत हैं, तकनीकी रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। अरे अवलोकन करो, पुरखों के घड़े हुए पाखंड पर जो
संकल्पनाओं से लिखता है। ऐतिहासिक युग में जब से ऐतिहासिक कलमबद्ध हुआ है, इन पाखंडों ने या इन पाखंडों का समर्थन करने वालों ने इस देश का वजूद नहीं बढ़ाया है। नमस्कार।